बच्चों, आज हम इतिहास के चैप्टर के अंतर्गत अंतिम चैप्टर की ओर आज चलते हैं। और वो अंतिम चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है इतिहास के अंतर्गत। और धर्म सुधार और प्रबोधन के अंतर्गत हमने इस चैप्टर में जानकारी प्राप्त की है। धर्म सुधार के बारे में पिछले चैप्टर में आपको समझाया गया, और आज प्रबोधन के अंतर्गत प्रबोधन क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है और उनकी आलोचनाएं कौन कौन से किया गया है, इसके बारे में आज समझेंगे। तो बच्चों, आज प्रबोधन के अंतर्गत ये माना जाता है कि नए तकनीक, नए सुधार और नए जागरण का काल या युग माना जाता है प्रबोधन, जिसमें भूत को या भूतकाल को समाप्त करके वर्तमान में किस प्रकार से जीवन शैली होना चाहिए या किस प्रकार से व्यक्तियों का रहन सहन होना चाहिए, इसके बारे में तर्क विचार, इसमें कई प्रकार के सुधार लाने का प्रयास किया गया है प्रबोधन में। तो ये सामान्य तरीके से हम प्रबोधन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि जागरण का काल है। सामान्य अर्थ में हम समझ सकते हैं कि प्रबोधन माने जागरण का काल, नए युग की शुरुआत कहा जाता है। अब इसमें प्रबोधन में देखते हैं कि 18वीं सदी में इसके अंतर्गत तर्क, विज्ञान और उद्यम की सहायता से एक जीवन में सुधार कार्य करना या सुधार करना और अपने ज्ञान को विस्तृत करना या ज्ञान को बढ़ावा देना, किसी भी राजा के इसमें प्रभुत्व या वर्चस्व नहीं होगा। प्रबोधन के अंतर्गत यही समझना है कि ये नए युग का शुरुआत है और किसी भी राजा का इसमें प्रभुत्व नहीं होगा, किसी भी प्रकार के उसका वर्चस्व नहीं होगा, बल्कि सामाजिक जो रीति रिवाज में सुधार करके बिना प्रभुत्व और बिना वर्चस्व के नए सुधार कार्य करना है और नए ज्ञान की प्राप्ति करना है। इसी प्रबोधन का जो विचार यूरोप में, संपूर्ण यूरोप में फैल गया, और संपूर्ण यूरोप में फैलने के बाद में धीरे धीरे ये अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति में भी इसका प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से प्रबोधन एक नए क्रांति के रूप में आम लोगों के सामने प्रदर्शित हुई। इसमें एक सुधार जो लाने वाला जो था वो फ्रांस का वॉल्टेयर और एडम स्मिथ, इन्होंने कई प्रकार के तर्क वितर्क लगाए और नए नए सुधार के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। तो इस प्रकार से प्रबोधन नए युग की नई शुरुआत, वैज्ञानिक आधार को मानते हुए नए नए ज्ञान की प्राप्ति करना, अपने जीवन शैली में सुधार करना, ये प्रबोधन के अंतर्गत माना जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं प्रबोधन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसमें। तो पहली विशेषता है विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा
के अंतर्गत हम यही समझ सकते हैं, या प्रबोधन के विचारकों का मत है, या कथन है कि कोई भी व्यक्ति है वो भूत की अपेक्षा या भूतकाल की अपेक्षा वर्तमान की अपनी जीवन शैली में सुधार करता है, या नए नए बुद्धि का विकास होता है, या नए नए तर्क उस पर आता है। तो इस प्रकार से विकास वो कहा जाएगा। पुरानी जो बातें हैं उनको भूलकर नए जो कार्य शैली, नए कार्य प्रणाली है, या औद्योगिकरण की ओर गति करना या प्रगति करना या वृद्धि करना, जिससे एक आम लोगों को नई जीवन शैली का निर्माण हो, ये विकास कहलाता है। तो प्रबोधन के जो विद्वान थे या प्रबोधन के जो विचारक थे, विकास की परिभाषा या विकास का अर्थ इसी रूप में भूतकाल को त्याग कर वर्तमान में किस प्रकार से हमको रहन सहन जीवन व्यतीत करना है, किस प्रकार से विज्ञान को आधार मानकर उसको आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद में दूसरा नंबर जो आता है वो आता है तर्क या बुद्धि का युग। प्रबोधन के मानने वाले का ये विचार है कि अपने तर्क या बुद्धि के अनुसार से किसी भी चीज का निर्णय करना है, तो वो अपने स्वविवेक या अपने बुद्धि का प्रयोग करके वो निर्णय तक के पहुंच सकता है। उस पर किसी भी प्रकार से दबाव नहीं डाला जा सकता, या किसी भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन करके अपने निर्णय को उस धर्म के आधार पर प्रस्तुत करना ये नहीं, बल्कि अपने तर्क जो वो सोचता है, जो उनकी बुद्धि में आता है, उस तर्क के आधार पर स्वयं निर्णय लेता है। यह है तर्क या बुद्धि का युग। तो उस समय 18वीं सदी में यही कहना था कि कोई भी व्यक्ति है अपने विवेक, अपने बुद्धि और अपने तर्क के अनुसार से किसी भी कार्य को करने के लिए वो सक्षम है या स्वतंत्र है, और करना भी चाहिए। कोई भी कार्य है जितना वो समझ सकता है उसके बारे में विचार या मंथन कर सकता है, तो ऐसे तर्क प्रबोधन के अंतर्गत एक जागरण या एक नए युग का जन्म माना जाता है। इसके बाद में आ जाते हैं हम, तीसरा जो पॉइंट है वो है विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत प्रबोधन के कहने वाले जो है या प्रबोधन के मानने वाले जो लोग हैं, उनका कहना है कि विज्ञान से ही ज्ञान बढ़ता है, और जब ज्ञान बढ़ता है तो कई प्रकार के विचार प्रकट होता है, कई प्रकार के सुधार होता है, और नए प्रगति की ओर, नए दिशा की ओर, नए खोज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो विज्ञान में प्रबोधन के मानने वाले का यही जो कथन है कि कई प्रकार के अवलोकन या कई प्रकार के प्रयोग करके किसी भी प्रकृति का उपयोग करके या प्राकृतिक संपदा का प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं, न कि किसी दैवी शक्ति या न किसी धर्म ग्रंथ का सहारा लेकर
कोई भी कार्य किया जाए। विज्ञान सिर्फ यही बताता है कि सिर्फ ज्ञान को बढ़ाना है और अवलोकन करते रहना है, नए नए प्रयोग करते रहना है, नई नई खोज करते रहना है और उस खोज के आधार पर एक नए सामाजिक जीवन की स्थापना करना है। तो इस प्रकार से विज्ञान के अंतर्गत अवलोकन या खोज जो है उनको प्राथमिकता दिया गया और तर्क प्रस्तुत किया गया, तभी एक विकास की गति आगे बढ़ सकती है या वो देश आगे बढ़ सकता है। आज आधुनिक युग में देखते हैं तो या वर्तमान युग में हम देखते हैं तो पूरा विज्ञान के आधार पर तरक्की किया जा रहा है। तरक्की का आशय यही होता है कि जो ज्ञान प्राप्त होते जा रहा है उनका सही उपयोग करना, सही प्रयोग करना और आगे बढ़ते रहना, रुकना नहीं, निरंतर खोज करते रहना। तो इस प्रकार से प्रबोधन में विज्ञान भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट जो है विज्ञान बनाम धर्म। विज्ञान बनाम धर्म। प्रबोधन के मानने वाले का कथन यही है कि कोई भी मनुष्य जो है वो अंधविश्वासी या किसी भी खून खराबे की स्थिति या रूढ़िवादिता इसको एक आधार मान के या किसी भी ग्रंथ में लिखी हुई बातों को पढ़कर या सुनकर या उस पर विश्वास करके आगे नहीं बढ़ सकता। प्रबोधन के मानने वाला का यही कथन है कि रूढ़िवादिता को रखे रहना या अंधविश्वासी या खून खराबा या कोई भी धर्म ग्रंथ में पढ़ी हुई या सुनी हुई जो बातें हैं उनको एक आधार मानकर तरक्की या आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि एक विज्ञान का सहारा लेकर, एक अवलोकन या प्रयोग का सहारा लेकर नए जीवन की शुरुआत या नए दिशा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से विज्ञान बनाम धर्म, इसके बारे में प्रबोधन के मानने वाले का कथन है। इसके बाद में फिर आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता एक मानव जीवन का एक प्रमुख अंग माना जाता है। कोई भी व्यक्ति बंधन में रहकर अच्छे से कार्य नहीं कर सकता। वो ये चाहता है कि उनके कार्यों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप ना हो। वो स्वतंत्र रहकर किसी भी निरंकुश शासक जो है उनका विरोध कर सकता है। किसी भी कानून का उस पर दबाव नहीं रहना चाहिए। वो स्वतंत्र हो, कानून से वो स्वतंत्र हो, उस राजा के दबाव से स्वतंत्र हो। और कोई भी जो व्यक्ति है स्वतंत्र रूप से वो रहकर अपने जीवन यापन का तरीका वो ढूंढ सकता है या जीवन की शुरुआत कर सकता है। तो इसमें प्रबोधन के मानने वाले का यही कहना है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति अपने तरीके से कार्य करता है, अपनी सोच, अपनी जो विचार है उनको ध्यान में रखकर वो धीरे धीरे प्रगति या सुख की प्राप्ति करता है। प्रगति, सुख, समृद्धि और स्वतंत्रता, इसमें अगर देखा जाता है तो स्वतंत्रता जो है
एक मुख्य स्थान रखता है, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति जो रहता है उनको ही समृद्धि, सुख और प्रगति की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले उसको स्वतंत्रता चाहिए। यदि वो स्वतंत्र नहीं है, उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है या स्वतंत्र रूप से उनको कार्य नहीं किया जाता या कानून का उस पर दबाव हो, तो उनको न कोई प्रगति दिखाई देगा, न ही उनको सुख की प्राप्ति होगी और न ही उनको समृद्धि दिखाई देगा। तो एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की एक स्वतंत्रता होना चाहिए। तो प्रबोधन के मानने वाले का यही कहना है कि मनुष्य का जो विकास है स्वतंत्रता पर ही टिकी हुई है। इसके बाद में ये सारी विशेषताओं के बाद विशेषता लक्षण है और इसके बाद में प्रबोधन के द्वारा बहुत सारी बातें बताई गई, लेकिन इसकी आलोचना भी किया गया कि प्रबोधन ठीक नहीं है या प्रबोधन के जो मानने वाले का जो कथन है वो ठीक नहीं है। बहुत सारे जो विद्वान हुए उन्होंने प्रबोधन को ठीक नहीं समझा या उस पर असहमति प्रकट की है, और उसका प्रमुख जो कारण है प्रबोधन का आलोचना करने का वो है कि प्रबोधन में जब उस चरम सीमा पर थी, प्रबोधन अपने चरम सीमा पर थी, तो ये देखा गया कि प्रकृति का दोहन देखने को मिलता है, प्रदूषण देखने को मिलता है, मजदूरों का शोषण होता है, औद्योगिकरण इतना बढ़ जाता है कि उसमें कई प्रकार के कुरीतियां नजर आती हैं। इस प्रकार से प्रबोधन ठीक नहीं है। ऐसे कई जो विद्वानों का मत या विचार है या इतिहासकारों का विचार है कि प्रबोधन में बहुत सारी कमियां, इसमें राजनीतिक उठापटक या राजनीतिकरण के कारण भी इसमें एक व्यक्ति का विकास संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे कई प्रकार के इसकी आलोचना किया गया है और कहा गया है कि प्रबोधन ठीक नहीं है या प्रबोधन के अंतर्गत विज्ञान की बातें करते हैं या तर्क की बातें करते हैं, धर्म को आधार नहीं माना जा रहा है, धर्म को छोड़ दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अलग अलग जो धर्म, चाहे कोई भी धर्म के मानने वाले हो, अपने अपने धर्म को मानने के लिए वो स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहकर अपने धर्म के अनुसार से जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे एक प्रबोधन की आलोचना या प्रबोधन की बातों पर असहमति प्रकट की गई है। तो आज हमने प्रबोधन के बारे में समझे और उनकी विशेषता, लक्षण या प्रकृति या स्वभाव, और उसके बाद में प्रबोधन की आलोचना किया गया कि प्रबोधन ठीक नहीं है। ये सारी बातों की आज हम जानकारी प्राप्त किए हैं। इसके बाद में अगले चैप्टर में और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।